नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें 2 वीडियो पहले बन चुकी है और आज की वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानें फिरोज शाह तुगलक। यह जौना खान का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू माता राजपूत रणमल की पुत्री का पुत्र था, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इसलिए इसे ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। इसका राज्याभिषेक 1351 में हुआ। इसने अशोक के टोपरा अभिलेख अर्थात हरियाणा को तथा मेरठ अभिलेख यूपी को दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसने अलग से एक निर्माण भवन बनवाया और 300 से अधिक नगर अर्थात शहर का निर्माण कराया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि। जौनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। इसने 1200 से अधिक फसलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों का गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसने नहरों का जाल बिछाया। इसी के समय सर्वप्रथम सिंचाई पर अर्थात टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया गया था। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक ए सर्व नामक कर देना होता था, जो कुल उपज का 10% या 1/10 भाग देना होता था। इसके समय सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर अधिक धन खर्च किया गया था। इसी के समय भू राजस्व वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने की प्रथा प्रारंभ कर दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करने का प्रयत्न किया था। इसी के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 थे। इसने दासों के देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान-ए-बदगान बनाया। इसने बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवान-ए-खैरात बनवाया। इसने दर उल सफा नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया। यह सरकारी खर्च पर हज की यात्रा करने वाले पहला भारतीय शासक था। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग भी बनवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। इसके द्वारा उद्धा एवं विख नामक 2 सिक्का चला गया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी के समय प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद प्रारंभ कर दिया गया था। इसी के द्वारा फुतूहात ए फिरोज शाही पुस्तक लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बरनी नामक विद्वान रहता था, जिसने फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक की रचना की। इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। सैन्य अभियान में फिरोज शाह ने 1359 में उड़ीसा के जांजनगर पर चढ़ाई की और जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर काफी धन लूटा। 1365 में उन्होंने कांगड़ा अर्थात हिमाचल प्रदेश में स्थित नागरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई की और वहां के ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इसमें सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। नसीरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। इसके पंजाब का सूबेदार खिज्र खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तैमूर मध्य एशिया का एक खूंखार आक्रमणकारी था। 1369 में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह समरकंद का शासक बना। 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। तैमूरलंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया। तैमूरलंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण से
तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। 1414 में खिज्र खां ने इसकी हत्या कर दी। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 तक सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। 1398 में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की, जिस कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत-ए-आला कहा। खिज्र खां ने अपने आप को तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताया था। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई। इस वंश का शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने अपने नाम के स्वयं खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। साथ ही खुतबे से तैमूर वंशजों और सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। इसने सिक्कों पर अपना नाम मुइज़-उद-दीन मुबारक खुदवाया। इसने 1433 में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की। मुबारक शाही पुस्तक की रचना याहिया बिन अहमद द्वारा किया गया, जो मुबारक शाह के शासनकाल में किया गया था, जिससे इस वंश की जानकारी मिलती है। भटिंडा तथा दोआब का विद्रोह मुबारक शाह के समय हुआ था। मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी। मुबारक शाह के बाद उसका दंतक पुत्र मोहम्मद शाह शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसके समय शासन का बागडोर वजीर सरवर ए मुल्क के हाथों में था। मोहम्मद शाह ने उसे खान ए जहां की उपाधि दिया था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। 1451 में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश 1451 से 1426 ईस्वी तक भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। इस वंश के संस्थापक बहलोल लोदी अफगानिस्तान कबीले के साहुखेल शाखा से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में बहलोल लोदी सर्वाधिक समय अर्थात 38 वर्ष तक शासन किया। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक तारीख़-ए-दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार बहलोल लोदी अन्य सुल्तानों की तरह सिंहासन पर नहीं बैठता था। यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद बैठता था। इसने एक सिक्का चलवाया जिसे बहलोली सिक्का कहते हैं। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। बहलोल लोदी के समय सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के विरुद्ध थी। 1479 में इसने जौनपुर की सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को सल्तनत काल में शामिल कर लिया। बहलोल लोदी ने ग्वालियर का शासक रायकर्ण को 1487 ईस्वी में पराजित किया। यह उसका अंतिम अभियान था। बहलोल लोदी का प्रशासन समानता के सिद्धांत पर आधारित होता था। अगला शासक सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। अगला शासक सिकंदर लोदी बना। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और इसे 1504 में अपनी राजधानी बना लिया। आगरा में ही सिकंदर लोदी ने एक किले का निर्माण करवाया,
जो आदलगढ़ के किले के नाम से मशहूर था। इसने गुलरुखी नामक पत्रिका लिखी। इसकी आज्ञा से आयुर्वेदिक ग्रंथों का फरहांग सिकंदरी नामक से फारसी अनुवाद करवाया गया था तथा इसके ही शासन काल में गायन संबंधित एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहली फारसी ग्रंथ था। इसने जमीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मापक बनाया जो 30 इंच के बराबर होता था। इसने खाद्यान्न अर्थात खाद्य पदार्थों पर से ज़कात कर समाप्त कर दिया। इसने ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी के गवर्नर मियाँ भुआ ने दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसने अफगान परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन किया और अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर का साम्राज्य दिया। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी, जिसे बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी दोनों ने जीतने का प्रयास किया था। ग्वालियर विजय इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में वहां के शासक विक्रमजीत को पराजित करके किया था। 1517 में मालवा की प्राप्ति हेतु खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इन्हें पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खां एवं दौलत खां पंजाब आलम खां व दौलत खां ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हो गई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया। दिल्ली सल्तनत की सामाजिक आर्थिक स्थिति। दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू थे, किंतु अधिकांश जनसंख्या मुसलमान नहीं थी। इस कारण इतिहासकार बन्नी का कहना है कि सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा है। सल्तनत काल के अधिकार अर्थात अधिकतर अधिकारी अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे। इस समय समाज में दास प्रथा मौजूद थी, जिसे पुरुष एवं महिला दोनों को दास के रूप में रखे जाते थे। सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था की जानकारी की मुख्य स्रोत अबू याकूब की पुस्तक किताब उल खराज से मिलती है। वित्तीय व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था। भारत में तुर्क आगमन के साथ ही सिंचाई के लिए रहट प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। इस समय 5 सबसे प्रमुख कर थे: ऊस्र, मुतई, खराज, खरी, चरी व घरी। खुम्स को मुख्य राजस्व नहीं मानते थे, क्योंकि यह लूट का धन था। इस समय धार्मिक कर को सदका कहा जाता था। जजिया जकात को भी मुख्य राजस्व नहीं मानते थे, क्योंकि यह धार्मिक कर था। मसाहत इसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, जिसमें भूमि के माप के आधार पर कर का निर्धारण होता था। कर वसूलने वाला सबसे छोटा ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था, जबकि सबसे बड़ा अधिकारी इक्तादार होता था। जब इक्तादार निश्चित कर से अधिक कर वसूल कर लेता था तो इस अतिरिक्त आय को फवाजिल कहा जाता था। कर वसूलने में हो रहे भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग के निर्माण करवाया था। सल्तनत काल में टंका, ससगनी, तांबा तथा जीतल चांदी के प्रमुख सिक्के थे। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन महमूद शाह ने अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया। इस काल में व्यापारियों के समूह को तुज्जार-ए-खास कहा जाता था। बर्नी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शराब, अवध से कपड़ा एवं मालवा से पान आता था। मार्को पोलो ने लाहौर से इस्पात के निर्यात किए जाने का उल्लेख किया है।
इस काल में लाहौर एवं बयाना नील के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इस समय फसलों की भूसी से अन्न के कणों को अलग करने के लिए पवन चक्की की उपयोग होता था। पवन चक्की का उपयोग होने लगा। भारत में चरखे का प्रथम लिखित उल्लेख ईसामी की फुतुह सलातीन में मिलता है। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई। बर्तनों के ऊपर कलई, टीन के परत लगाना आदि तकनीक विकास इसी काल में की देन है। इस समय सूती वस्त्र को किरपास एवं मलमल के कपड़े को शबनम एवं गंगाजल कहा जाता था। जहाज रानी के क्षेत्र में दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ तथा सीसा उत्पादन तकनीक एवं शराब बनाने की आश्वासन तकनीक का प्रयोग इसी काल से की देन है। सल्तनत काल में देवल अर्थात कराची अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान होता था। प्रशासन की संपूर्ण शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित थी। इसे सलाह देने के लिए एक विशेष संस्था होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। बर्नी के अनुसार सल्तनत कालीन प्रशासन के 4 प्रमुख अंग थे। दीवान ए विजारत अर्थात वित्त विभाग। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वजीर होता था। इसका मुख्य कार्य लगान बंदोबस्त के लिए नियम बनाना, राज्य के आय व्यय पर नियंत्रण रखना। तुगलक काल को मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्ण काल माना जाता है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद ने वकील सुल्तान नामक पद का सृजन किया। दीवान ए अर्ज सैन्य व रक्षा विभाग। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इसका अध्यक्ष आरी जे मुमालिक कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य सैनिक की भर्ती करना, सैनिक की खाद्य सामग्री एवं यातायात की व्यवस्था करना था। दीवान ए इंसाफ यह शाही सचिवालय होता था। इसका प्रधान दीवान ए मुमालिक कहलाता था। यह पत्राचार विभाग था। सुल्तान और अधीनस्थ राजाओं एवं अधिकारियों को यहीं से पत्र भेजा जाता था। दीवान ए रिसालत ये धार्मिक मामलों की जांच करते थे, परंतु इसे विदेश विभाग माना गया है। कुछ अन्य प्रशासन के विभाग निम्न थे। दस्तार वंदान ये उलेमाओं का समूह था जो सर पर साफा अर्थात पगड़ी बांधते थे। उच्च धार्मिक गुरुओं को उलेमा कहते हैं। काजी उल कुजात यानी न्याय विभाग यह धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। इसे सद्र उस सुदूर भी कहते हैं। इसका कार्य इस्लामी नियमों तथा उपनियमों का लागू करवाना था। दीवान ए बरीद यानी गुप्तचर विभाग यह गुप्तचर विभाग था। इसके अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाते थे। अमीर ए हाजिब यह शाही दरबार से संबंधित अधिकारी था। इसे बारबक भी कहा जाता था। दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना इसका मुख्य दायित्व था। सल्तनत कालीन प्रशासन में सैन्य प्रशासन तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थे। इल्तुतमिश के समय सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब अर्थात केंद्रीय सेना या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। इसी ने शाही अंगरक्षकों का दल संगठित किया जिसे जानदार कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों में प्रचलित सैन्य विभाजन की दशमलव प्रणाली को अपनाया और सेना का विभाजन अमीर ए दहा, अमीर ए सद, अमीर ए हजारा, अमीर ए तुमन में किया था। भारत में तुर्कों के आने के बाद ही सैनिकों के लिए लोहे की रकाब, चमड़े का जीन तथा घोड़े में नालबंदी का प्रथा प्रारंभ हुई। सल्तनत कालीन स्थापत्य व वास्तुकला। भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब की आकृति अर्थात निर्माण का प्रयोग सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में किया। बड़े आकार के मेहराब अर्थात दीवार का निर्माण खिलजी वंश में हुआ।
अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में हुआ। बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जिसका मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। सल्तनत कालीन साहित्य। सल्तनत काल में फारसी भाषा का प्रचलन था। सल्तनत काल के सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया था, किंतु वो वहां से भाग गए। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा अर्थात पटियाली में हुआ था। ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 7 राजाओं के दरबार में रहे थे। इन्हें अपनी परंपरा में संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। ये हिंदी, फारसी तथा खड़ी बोली के जानकार थे। इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं खड़ी बोली में की। इनकी सबसे प्रमुख रचना तारीख-ए-दिल्ली है। इन्हें तोता-ए-हिंद कहते हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तबला तथा सितार का आविष्कार किया। सितार को हिंदू मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे फुतुहात-ए-फिरोजशाही कहते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग। दीवान संबंधित विभाग बनाने वाला सुल्तान। दीवान-ए-मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दीवान-ए-कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग बलबन बनाया। दीवान-ए-बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवान-ए-खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दीवान-ए-ऐतिहासिक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। प्रशासन प्रमुख कार्य। शासन व प्रमुख कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक। इसके प्रमुख कार्य कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अर्थात दिल्ली में जो बना है, भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। इस मस्जिद की दीवार पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेल के अंश का उत्कीर्ण है। इल्तुतमिश। कुतुब मीनार व दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण। सुल्तानगढ़ी या नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली। अतारकीन का दरवाजा। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली स्कैन शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। हौज-ए शामसी बदायूं। बलबन का मकबरा दिल्ली शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। लाल महल दिल्ली, ये भी बलबन ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य अलाई दरवाजा बनवाना दिल्ली में। सिरी का नगर दिल्ली। हजार खंबा महल बनवाना दिल्ली। हौज-ए-खास दिल्ली। जमात खाना मस्जिद दिल्ली में बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य आदिलाबाद का किला का निर्माण। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जहांपना नगर फिरोज शाह तुगलक। इसके प्रमुख कार्य काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, काबा मस्जिद फिरोज शाह, कोटला नगर फिरोज शाह का मकबरा, मियां भुआ मोठ मस्जिद, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का मकबरा। तो ये रहा दिल्ली सल्तनत, और इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।